नमस्कार, काबिल अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो हड़प्पा सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन उसका जो नोट्स है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है, उसको लेकर आए हैं। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे जितने भी है। आप लोग जो एमसीक्यू करते हैं तो आप लोग के दिमाग में आता होगा कि कहाँ से ये सब आ रहा है, तो उसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो क्लास है, इसके डिस्कशन के बाद आप देखिएगा कि बहुत ही आसानी से हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से कर पाते हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने से आप देखते हैं जो अलग अलग तरह का नाम है, उसकी लोकेशन। तो पहले हम वो जान लेते हैं कि वो है कहाँ पे और किस तरह का है। कुछ इम्पोर्टेंट है, हम देखते हैं सभ्यता का विकास चूंकि इंडस रिवर के आसपास हुआ था। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो है आपका इंडस रिवर है। ये इस तरह से इंडस रिवर यहाँ तक में आपका कहीं पर है। इसी के आसपास इसके जो है पीछे और इसके सामने यानी ईस्ट और वेस्ट की तरफ और उधर में यहाँ तक साउथ की तरफ इस तरह से यहाँ पे फैला हुआ था। यहीं पे था कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार इतना दूर तक हुआ था। इसका आप देख रहे हैं जो ये रिवर है, ये झेलम रिवर यहाँ से आ रही है और ये चेनाब रिवर है। इसके बाद ये रावी नदी है, रावी नदी और सतलज है यहाँ पे। घग्गर जो है, घग्गर नदी है। तो सारी नदियां क्या होता है आकर के इंडस रिवर यानी सिंधु का ये सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी जिसको कहते हैं, और यहाँ पे ये मिल जाती है। इसके बाद जाकर के सिंधु नदी बन जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो आपका लोकेशन है हड़प्पा का, जो क्या है, जो हड़प्पा हड़प्पा आप देख रहे हैं यहाँ पे है हड़प्पा। ये हड़प्पा है तो क्या है, रावी नदी। ये रावी नदी था। रावी नदी के किनारे पे क्या है, हड़प्पा स्थित है। वहीं पे सबसे जो नॉर्थ का पॉइंट है वो क्या है, मांडा। ये जो है जम्मू में स्थित है। मांडा सबसे नॉर्थ का पॉइंट है और ये क्या है, चेनाब रिवर के वहाँ स्थित है। इसके बाद हड़प्पा जो है, जो उस समय का सबसे जो विकसित शहर था, और एक था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो कहाँ है, ये लगभग हड़प्पा से क्या है 624 किलोमीटर, लगभग कितना 600 किलोमीटर का इसका क्या है दूरी है। और इतने दूरी के बाद यहाँ पर एक दूसरा शहर था मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो क्या है, ये इंडस रिवर जो मेन नदी है यहाँ पे स्थित है, यानी सिंधु नदी जिसको कहते हैं, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। वहीं पर देखते हैं जो ये धोलावीरा है, ये कहाँ पे है, रन ऑफ कच्छ, गुजरात का जो कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पे धोलावीरा है। या और क्या है, सुरकोटदा। उसके बाद है कुंतासी है, लोथल सबसे इंपॉर्टेंट। लोथल कहाँ पे है, आप यहाँ पे देख रहे हैं गुजरात का जो अंतिम भाग है, गुजरात का यहाँ पे, और ये महाराष्ट्र, इसके बीच में यहाँ से क्या एक खाड़ी है। तो यहाँ पर लोथल है जो बंदरगाह यानी कोर्टयार्ड यहाँ पे मिला है। इसके बाद जो है राखी गढ़ी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट साइट है राखी गढ़ी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुदाई हुआ और सबसे बड़ा जो स्थल अभी का जो माना जाता है वर्तमान में, राखी गढ़ी। वहीं पे जो मोहनजोदारो था, पहले सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदारो। इसके बाद आप बनावली के बारे में पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है राखी गढ़ी, बनावली, कालीबंगा। कालीबंगा जो राजस्थान में है यह है। उसके बाद पीछे देखते हैं यहाँ बालाकोट, यहाँ पे क्या है, बालाकोट है, सोटका कोट है, सूट कागोंडोर इसका भी आता है। यहाँ पे सबसे यहाँ तक विस्तार हुआ है। तो यहाँ से दूसरा नदी, तो इंडस रिवर के किनारे ही आप सारा देख पा रहे हैं। हालांकि इधर भी है, वहाँ का हमने नहीं लिया। जो इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में आपको ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, यहीं से आपका आता है। और यही आप एक आइडिया ले लीजिए कहाँ है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को मिलाकर के इस सभ्यता का विकास हुआ। कई सारे नदियाँ इसमें मिलती है और ये इंडस नदी के किनारे इसी का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया है। इसके बाद कल्चर भी आप देते हैं, काइस कल्चर है, आहार बिन्स कल्चर है, अलग अलग तरह के कल्चर है, सबके बारे में हम जानेंगे। मैप सिर्फ एक जनरल आइडिया के लिए आपको दिखा दिया कि कहाँ पे किसका स्थिति है, कहाँ से कौन सा चीज क्या है प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि ये जो है इंडस वैली का कालक्रम पहले जानते हैं कि कब इस सभ्यता का विकास हुआ, कब का शुरुआत और कब अंत हुआ। तो हम देखते हैं कि जो 1350 से 1750 माना गया है इसका, ये ऑथेंटिक है। ज्यादा मान्य क्या है 2350, 13 नहीं 2350 से लेकर के 1750 का जो बीसी है इसमें माना गया है। वहीं पे कहीं कहीं पे आपको 2500 से 1500 मिलेगा, कहीं पे 3500 से 1500 1300 मिलेगा। लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक क्या है 2350 से 1750 बीसी। यदि कहीं पे आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है तो ये सबसे क्या है सही ऑप्शन है, क्योंकि अलग अलग जो इतिहासविद हैं अलग अलग
क्या है बात कहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने 2350 से 1750 को माना है। और क्यों माना इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब क्या है, जो पहली व्यवस्थित सभ्यता है, अब है पहली, लेकिन पहली मतलब सबसे पहली सभ्यता हड़प्पा नहीं है। पहली व्यवस्थित सभ्यता, यहाँ पे दूसरा वर्ड भी है, फर्स्ट ऑर्गेनाइज सिविलाइजेशन। फर्स्ट ऑर्गेनाइज सिविलाइजेशन क्या है, हड़प्पा है। यानी पहली नगरीय सभ्यता, इतने व्यवस्थित तरीका से दुनिया में और कोई नहीं था। लेकिन जब पहली सभ्यता के बारे में आपको पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, सुमेरियन। क्या हो जाएगा, सुमेरियन। सबसे पुरानी सुमेरिया की जो सभ्यता है वो क्या है, सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पहली, सबसे पुरानी मतलब सबसे पहली, वो सुमेरिया की सभ्यता होगा। लेकिन जो पहली व्यवस्थित जब आ जाएगा यहाँ पे बात, तब क्या हो जाएगा, वो है हड़प्पा का सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहला यही है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहला, दुनिया में सबसे पहला सुमेरियन। जबकि भारत में, भारत जो उपमहाद्वीप है, जैसे उस समय तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब भारत का ही हिस्सा रहा था, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, जितना भी है। इसके बाद है ये क्या है, प्रोटो हिस्ट्री। आप बताता है कि इसको किस हिस्ट्री में रखते हैं, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री में, प्री हिस्ट्री में, कहाँ इसको रखते हैं। तो प्रोटो हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री मतलब हो गया इतिहास। हम कब से कहते हैं इतिहास, इतिहास मतलब जिसका लिखित साक्ष्य प्राप्त हो, लिखा हुआ चीज, और उसको हम क्या करते हैं, पढ़ पाते हैं, तब हम वहां से कहते हैं इतिहास की शुरुआत है। लेकिन प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, इसका साक्ष्य तो प्राप्त है, लिखा हुआ भी मिला है, और पूरा तात्विक जो साक्ष्य है, खुदाई से जो बहुत सारे सामान मिले हैं, उसके बाद लेख, अभिलेख, साहित्यिक ग्रंथ, ये सब चीज क्या है, मिला है। यानी लेकिन हम इसको क्या है, पढ़ नहीं पाए अभी तक। यानी उसने क्या लिखा, बहुत सारे चीज में लिखा है, चित्र बना हुआ है, लेकिन नहीं पढ़ पाए। जैसे चीज जब हमें प्राप्त तो होता है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं, तब इस तरह के इतिहास को क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। यानी उसके साक्ष्य तो हमें मिला है, लेकिन साक्ष्य में क्या लिखा है हम इसका पता नहीं लगा पाए हैं। तो फिर हम इतना जो डिटेल्स में बात करेंगे, तो किस चीज पे बात करेंगे जब पता ही नहीं लगा पाए। तो ये जो है, जितने भी इतिहासविद हैं या आर्कोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, सारे साक्ष्य को एकत्रित किया और अपना आइडिया लगाया, अपनी कल्पना शक्ति से क्या है, एक विस्तार दिया है इस चीज को, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्योंकि सभी ने इसको माना है, तो हम भी इसे मानेंगे। इसके बाद है जी इसका जो लिपि था, जिसको हम नहीं पढ़ पाते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे चित्र के माध्यम से, यहाँ पे बहुत सारे चित्र बना हुआ है लिपि में। ये लिपि अर्थात जो उसके सील्स वगैरह थे, मोहरे थे, उस पर क्या है, बहुत सारे खाली चित्र बना हुआ है। इस चित्र का ही हम अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो देखें, उसका लिपि था भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, यानी चित्र के माध्यम से उन्होंने लिखना शुरू किया था या लिखा था। पत्थर के ऊपर लिखा था, मिट्टी के ऊपर लिखा था, मुहर जो बनाया था उस पर लिखा था। यहाँ पे हमें प्राप्त होता है, तो क्या हो जाएगा, भाव चित्रात्मक, ये आपको याद रखना है। और ये जो उसके चित्रों की संख्या थी, जिस तरह से हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट में क्या ABCD 26 ठो मिलता है, इसी तरह हिंदी में बहुत सारे मिलते हैं, इसी तरह से उसका जो चित्र था जिसमें वो लिखा करते थे, वह था 400 से 500 संकेत मिले हैं, यानी बहुत विस्तार, 400 से 500 संकेत मिले हैं, जिसके माध्यम से वो लिखा करते थे। अधिकांश क्या है, अधिकांश जो चित्र है उसका किस पे मिला है, मुहरों पे मिला है। अधिकांश चित्र क्या है, मुहरों पे मिला है। और ये किस चीज का मुहर बना होता था, सेल खड़ी का। सेल खड़ी क्या है, एक प्रकार का मिट्टी है, जिस मिट्टी से वो लोग मुहर बनाते थे और उसी पे क्या करते थे, चित्र बनाते थे। तो ये है। उसके बाद भी जो मृद भांड, मृद भांड यानी जो अर्थन पॉट है, मिट्टी का जो बर्तन है, अर्थन पॉट, उस पर भी मिला है, उस पर चित्र मिला है कई तरह के। उसके बाद मनके पर भी मिला है, और क्या है, ईंट है। इन सब चीजों पर, ईंटों पे, जो पके हुए ईंट जो इस सभ्यता में शुरू हुई थी, इन सारे चीजों पे क्या है, जो आपके जो संकेत हैं, भाव चित्रात्मक लिपि जो उनका है, इसका प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है। उसी से हम क्या करते हैं, नॉलेज लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, और उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे जो नदी घाटी सभ्यता का जो यहाँ जो देखा हमने, जो इस तरह का जो लिपि आप प्राप्त कर रहे हैं, ये सब उनका क्या है, इस तरह का चित्र हमें प्राप्त हुआ है। ये जो मटका है, जो मिट्टी का अर्थन पॉट है, इस तरह का मुहर प्राप्त हुआ है। इसके बाद है यहाँ पर, ये उसी का जो भाव चित्रात्मक लिपि का है, ज़्यादा देख रहे हैं यू आकार का लिपि है इस तरह से। कहीं कहीं पे देखिए आप, मछली का चित्र है, मछली बना हुआ है इस तरह का। तो यू अक्षर और मछली के चित्र ज़्यादा मिले हैं उसमें, क्या यू अक्षर और मछली का चित्र क्या है, उनकी लिपि में ज़्यादा मिले हैं। और लिपि को क्या नाम दिया गया है, एक तो हमने बोला कि भाव चित्रात्मक लिपि था, और इसमें क्या है,
जो लिखने का तरीका के ऊपर इसको क्या कहते हैं, बुस्ट्रोफेडन शैली। कौन सा शैली, कौन सा कला कहते हैं, तो बुस्ट्रोफेडन। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है, जैसे हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं की तरफ। वहीं पे कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था, नहीं उल्टा लिखते हैं। जैसे उर्दू वगैरह अभी भी उल्टा लिखा जाता है, और हिंदी वगैरह लिखते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं तो हम बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। तो ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि किस तरफ से लिखा जाता, चूंकि वो लोग चित्र बनाते थे इसलिए पता लगाना मुश्किल था कि इधर से, क्योंकि उसको पढ़ा ही नहीं जा सका, इसीलिए नहीं बता सकते हैं सही से कि किस तरफ से लिखा जाता था। इसीलिए ये दोनों मान लिया गया कि ये दोनों ही क्या है, सही है। बाएं से दाएं भी लिखा जाता है और ये संदेह है इसमें, इसलिए दोनों मान लिया। इसी तरह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, बुस्ट्रोफेडन शैली कहते हैं, जो दोनों तरफ से लिखा जाता है। इसके बाद देखेंगे जो नदी घाटी सभ्यता उस समय, समकालीन या उस समय की नदी घाटी सभ्यता। नदी घाटी मतलब नदी के आसपास उसके किनारे बहुत बड़ा क्षेत्र में जो सभ्यता फैली हुई थी समकालीन समय में। देखेंगे पहला था हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो क्या है, यहाँ की सभ्यता को हम लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। सिंधु, सिंधु मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु का ही नाम क्या है, इंडस। इसके बाद उसी समय था चीन में जो सभ्यता थी उसका क्या था, हुआंगहो घाटी, यानी चीन में क्या है, हुआंगहो रिवर है, वांगो रिवर के जो आसपास फैला था उसे चीन की सभ्यता थी वो। इसके बाद दजला फरात घाटी, यानी दजला फरात क्या है, नदी का नाम है, उसके अगल बगल जो फैला था उसे क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया या सुमेरिया की सभ्यता, इराक में जो स्थित है। यहीं पर क्या था, नील नदी घाटी की सभ्यता, जो क्या है मिस्र की सभ्यता, यानी मिस्र की सभ्यता कहाँ है, नील नदी घाटी में जो फैला है। नदी घाटी, नदी घाटी कहने से तात्पर्य नदी, जहां से नदी का जो मार्ग है बहने का, उसके 50-100 किलोमीटर के आसपास का एरिया जो है, वो एरिया को कहते हैं नदी घाटी। अर्थात नदी घाटी क्या है, विस्तृत है। नदी तो बहुत क्या संकुचित है, यानी ये बहुत पतला होकर के बहती है, उसके आसपास शहर बसते हैं, लेकिन उसकी घाटी होते बहुत विशाल होती है, जहाँ तक उसके पानी से क्या है लाभ पहुँचता है। तो नील नदी घाटी में क्या है, मिस्र की सभ्यता थी। इस ये कई सारी सभ्यता क्या है, महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी और विकसित सभ्यता क्या थी, हड़प्पा। सबसे बड़ी, सबसे पुरानी नहीं, सबसे पुरानी क्या हो जाएगा आपका, सुमेरिया की सभ्यता को सबसे पुरानी कहते हैं। लेकिन विकसित जब बात आती है ना, विकसित यानी नगर, नगर यानी शहर बना था, बहुत ही अच्छी तरह से सुव्यवस्थित था, विकसित था, तब हम लोग क्या कहेंगे, वो कि हड़प्पा। हड़प्पा मतलब सिर्फ एक जगह हड़प्पा नहीं, हड़प्पा मतलब ही हो गया आपका पूरा हड़प्पा रीजन है, इंडस वैली, पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद है खोज कार्य किसने किया, कैसे इसका पता चला उस समय। तो हमारे भारत में जो भी खोज कार्य होता है इस तरह का, उसको कौन करता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, ये क्या करता है, खोज कार्य करता है। इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं और ये लोग पता लगाते हैं। तो यहाँ पे जो देखते हैं, जो सर्वप्रथम किसने किया था, सर्वप्रथम क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर यानी अंग्रेज का नाम है, अर्थात भारत के आजाद होने से पहले क्या है, खोज कार्य शुरू था। उस समय भी क्या था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का निर्माण यानी संस्था का स्थापना हो चुकी थी। तो इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब पाकिस्तान के वही सिंध प्रांत या हड़प्पा के आसपास के एरिया में कुछ जो मजदूर थे रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे, और रेलवे लाइन बिछाने के लिए क्या है, उसको ईंट की आवश्यकता थी, तो मजदूरों को पता था कि कुछ दूरी पे क्या है, बहुत सारे पुराने ईंट पड़े हुए हैं। तो वो गए जो ये अलेक्जेंडर कनिंघम के पास में, बोले सर वहाँ पे बहुत सारे ईंट, क्या हम उसको लगा लें। तो बोला ठीक है, ला के लगा लो। रेलवे लाइन में बिछा दिया, मजदूर ला रहे थे ईंट, लेकिन बहुत सारा ईंट जब आ रहा था तो उसे डाउट हुआ कि आखिर इतना सारा ईंट कौन रख के गया। जब वे लोग पता लगाए तो पता चला कि बहुत पुरानी चीज है, बहुत पुरानी ईंट है। तो उसने क्या किया, मजदूरों को वहां से ईंट लेने से मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी, उसके दिमाग में आया, और उसने क्या किया, जो महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया, भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसके महानिदेशक कौन थे, जॉन मार्शल। और इसके नेतृत्व में बताया गया कि वहां पे खुदाई करना है और पता लगाना है कि आखिर वहां पे बात क्या है, कि क्या कोई सभ्यता या ऐसा ही ईंट वहां पे पड़ा हुआ है। और जॉन मार्शल ने क्या किया, जॉन मार्शल ने दो आदमी को चुना, एक था दयाराम, दयाराम साहनी, और एक था राखाल दास बनर्जी। इनको चुना कि आप जाइए और इस जगह में खोजबीन शुरू कीजिए कि क्या बात है, कहाँ से ईंटें आ रही हैं। तो दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी खोज किए, और दयाराम साहनी ने अपने खोज कार्य में 1921 में एक सभ्यता का पता लगाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। वहीं पे उससे जो बताया जाओ 600 किलोमीटर लगभग दूर में क्या है, 1922 में ठीक इसके एक साल बाद राखाल दास बनर्जी को और एक सभ्यता मिला, जो क्या था, मोहनजोदड़ो। मतलब नगर मिला, सभ्यता तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, लेकिन नगर मिला हड़प्पा और उनको मिला मोहनजोदड़ो। अर्थात
दयाराम साहनी ने हड़प्पा का पता लगाया और लाखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई किया। इसके बाद है जो नामकरण इसका कैसे रखा गया, जैसे आपने सुना है हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, बहुत सारे नाम किया जाता है। तो क्या सारे नाम सही हैं? हम देखते हैं कैसे इसका नाम पड़ा। अभी आपने देखा कि सबसे पहले हड़प्पा को वहां से ईंट मिली, दयाराम साहनी ने सबसे पहले 1921 में हड़प्पा का पता लगाया, इसीलिए हड़प्पा नामक जगह पे इसका खोज हुआ और पता लगा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, सबसे पहले हड़प्पा रखा गया इस जगह का नाम। लेकिन उसी के कुछ समय बाद, जो एक साल बाद में रखालदास बनर्जी ने क्या किया, मोहनजोदड़ो का पता लगा, और मोहनजोदड़ो कहाँ था, सिंधु नदी के किनारे था। तो जो पता लगा तो जो हड़प्पा जो है और मोहनजोदड़ो सभी क्या एक सिंधु नदी के किनारे ही, उसी के घाटी में बसी, उसी के आसपास है, इसीलिए उसने क्या किया, इस सभ्यता का नाम उसके बाद पड़ गया सिंधु सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन उसका नाम पड़ गया। लेकिन जब कुछ दिन बाद और जब पता लगाया गया तो पता चला क्या, जो सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी के किनारे लगभग 1500 गांव का पता चला, लगभग 1500 गांव का पता चला, यानी बहुत बड़ी खोज हुई उसके बाद में। तो देखा गया कि ये जो जितने भी है, एक तरफ क्या है सिंधु नदी है, दूसरी तरफ सरस्वती नदी है, उसी के बीच में लगभग 1500 गांव, यानी सिंधु नदी जो इस तरह से बह के इधर आती है, सरस्वती नदी इधर में, इसके बीच में लगभग 1500 गांव का पता लगा। अर्थात उन लोगों ने सोचा कि इन्हीं दो नदियों के बीच में क्या है, सभ्यता का विकास हुआ, इसीलिए उसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता रखा गया। वहीं पे जब ये देखा गया कि बहुत सारा है, तो इसका नाम क्या किया कि नहीं, जो मेन नदी है सिंधु नदी है, इसीलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। लेकिन बाद में पता चला वहां से कांसा के बर्तन, जो तांबा कांसा है, टीन का, बहुत सारे बर्तन वगैरह प्राप्त हुए, बहुत सारे सामान प्राप्त हुए, औजार प्राप्त हुए। तब लगा कि ये लोग चूंकि कांसा का इस्तेमाल करना सीख गया था, इसीलिए क्या है, इस सभ्यता का नाम कांस्य युगीन सभ्यता रखा गया। लेकिन देखा गया कि उस समय जो हड़प्पा था सबसे अच्छा नगर था, और कहीं पे इस तरह के व्यवस्थित या नगर नहीं मिला था, इसलिए इसका पूरा नाम प्रथम नगरीय सभ्यता रखा गया। क्योंकि प्रथम नगर के रूप में किसे जानते हैं, हड़प्पा जानते हैं। अर्थात सभी नाम ही क्या है, सही है। और अंतिम नाम क्या हो जाएगा इसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। यही इसका कालक्रम के बारे में जानते हैं। जैसे हमने बताया था कि इसका कालक्रम क्या था, 2350 से 1750 के बीच रखा गया है। और ये कालक्रम कैसे कैसे पता लगाते हैं, तो इसको पता लगाते हैं रेडियो कार्बन विधि, एक तरीका है जो C14 कार्बन के अनुसार क्या है पता लगाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग के अनुसार कोई भी पुराने सामान का कार्बन डेटिंग करते हैं तो उसका प्राय जो समय काल का पता लगाते हैं। तो रेडियो कार्बन विधि से जो पता लगाया है हड़प्पा को, जैसे हड़प्पा को 3 भागों में बांटा गया। पहला जो अर्ली हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा मतलब जब हड़प्पा की शुरुआत हुई थी, ग्रामीण व्यवस्था शुरू में था, हड़प्पा बसना शुरू हुआ था, उसको अर्ली हड़प्पा कहते हैं। मैच्योर हड़प्पा, जब क्या हड़प्पा अपने परिपक्व स्थिति में आ गया था, उसे मैच्योर हड़प्पा कहते हैं। इसके बाद है लेट हड़प्पा, यानी बाद का हड़प्पा, यानी अंतिम समय में जब उसका पतन नजदीक था। तो अर्ली हड़प्पा का काल 3500 से लेकर के 2600 बीसी माना जाता है। वहीं पे मैच्योर हड़प्पा को 2600 लेकर के 1900 के लगभग माना जाता है बीसी में, और लेट हड़प्पा जो है 1900 से क्या है 1300 बीसी माना जाता है। यानी सभी का कालक्रम अलग अलग माना गया है। इसके बाद जो है एक्चुअल में जो C14 है, इसके अनुसार क्या है 2350 से 1750 माना गया है। तो आपको यही याद रखना है, 2350 से 1700 ज्यादा ऑथेंटिक है, ज्यादा मान्य है। अब है इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, ये तो शुरुआत हुआ। तो यहाँ पे हमने अभी बताया कि जो अर्ली हड़प्पा में लोग यहाँ पे आके बसना शुरू किए, तो लोग आए कहाँ से थे, कहाँ से लोग, क्या वहीं के थे या बाहर से कहीं से आए थे, इसका हम लोग देखते हैं। तो विभिन्न जो अलग अलग जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं सभी का मत अलग अलग है। जैसे इसमें बताया गया प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड माना जाता है, यानी पहली जाति थी हड़प्पा में आने वाली, पहली जाति थी, और वो आके कहाँ चले गए, मध्य भारत में चले गए। कहाँ चले गए, मध्य भारत में। यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड पहली जाति जो थी हड़प्पा सभ्यता में आने वाली। उसके बाद है भूमध्य सागर, जिसको मेडिटेरियन हम लोग कहते हैं। दक्षिण भारत का निर्माता इसे कहा जाता है। वो लोग क्या हुआ, दक्षिण भारत में जाकर के बस गए, इसीलिए उसको दक्षिण भारत का निर्माता। इसके बाद है मंगोलाइड है, मंगोलाइड है जो उप हिमालयी क्षेत्र में जाके बसे। उप हिमालय, हिमालय के जो ऊपरी भाग है वहां पे, जहां हम लोग मंगोलिया वगैरह कहते हैं, वहां से भी कुछ थे। तो मंगोलॉइड ऊपरी हिस्सा में चले गए। इसके बाद क्या है अल्पाइन, यानी मध्य गंगा व निम्न गंगा में जो आके बसे उसे कहते हैं अल्पाइन। तो बहुत सारे लोग अलग अलग समय पे आके बहुत सारे जगह पे बसे, क्योंकि जब हम उसका भाषा से पता लगाते हैं, उसके चेहरे से, उसके रंग रूप से पता लगाते हैं, तो इन सभी चीजों का प्रमाण हमें मिलता है कि ये सब यहाँ से आए हुए थे। लेकिन यदि आपके जो एग्जाम में आएगा
यदि कहाँ से था, हड़प्पा वासी लोग कहाँ से आए थे, तो ज़्यादा सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर। यदि आपका ये कहीं पे रहता है नंबर 2, हाँ, मेडिटेरियन, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भूमध्य सागरीय। अगला जो है ताम्रपाषाणी कृषि संस्कृति, यानी यहाँ पे संस्कृति का बात, यानी किस तरह का कल्चर उस समय व्याप्त था, यानी वहाँ का संस्कृति, यानी वहाँ का जो लोग व्यवहार करते थे, रहन सहन थे, इसके ऊपर हम उसकी संस्कृति का नाम देते हैं। जैसे बलूचिस्तान, बलूचिस्तान की क्या था, कुल्ली नाल संस्कृति। जो बलूचिस्तान रीजन जो पाकिस्तान में है, उसका नाम क्या था, कुल्ली नाल संस्कृति। हड़प्पा जो सिंध रीजन में है, हड़प्पा, उसका नाम क्या था, सिंधु संस्कृति। और उसके बाद जो राजस्थान है, उसमें क्या है, सोथी संस्कृति उसका नाम दिया गया है। और चंद्रो में जो है उसे क्या है, झुक्कर झाकर संस्कृति उसका नाम दिया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्या है, प्रश्न आपका रहता है। अगला है भौगोलिक विस्तार, यानी आपने देखा कि हमने मैप में आपको देखा कहाँ से कहाँ तक हड़प्पा था, लेकिन एक्चुअल हम यहाँ देखेंगे कि जो मांडा है, यहाँ देखा कि जम्मू में मांडा सबसे ऊपरी भाग, नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में क्या है, इसका जो एरिया है हड़प्पा का, वो है मांडा। हड़प्पा मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और ये क्या है, चिनाब नदी के किनारे क्या है, स्थित है। और वहीं पे सबसे दक्षिण, यानी ऊपर जो हो गया जम्मू से लेकर नीचे जब आएंगे तो महाराष्ट्र में आ जाएगा दैमाबाद। महाराष्ट्र में क्या आ जाएगा, दैमाबाद। इसका जो दक्षिणी सीमा है, गोदावरी नदी के किनारे क्या है, ये स्थित है। और इसके बीच की दूरी क्या है, प्राय 1400 किलोमीटर माना गया है, 1400 किलोमीटर। वहीं पर जब सबसे पश्चिमी भाग है सुतको गेडोर, कहाँ है, यहाँ पे जो पाकिस्तान में है अभी। इसके बाद जो सबसे जो नॉर्थ का भाग है, ये है इंडिया में आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अर्थात अभी का जो वर्तमान यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसमें स्थित है आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से सबसे पश्चिमी से सबसे उत्तरी भाग की जो यहाँ की चौड़ाई है, इसका है 1600 किलोमीटर। इधर से 1400, इधर से 1600 किलोमीटर। बहुत विस्तृत भाग पे इस सभ्यता का विकास हुआ था, कोई एक छोटी जगह पे नहीं था। लगभग 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर जगह पे क्या ये फैला हुआ है। आप जब पुराना किताब लेंगे तो उसमें आपको 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर मिलेगा, लेकिन जो नई खोज हुआ है, इसने पूरे एरिया को मिलाकर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अभी जो 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर आपको मिला है। आज़ादी के बाद अधिकांश खुदाई कहाँ पे हुई, क्योंकि हमने आपको बताया कि आज़ादी के पहले से ही क्या खुदाई चालू है, लेकिन आज़ादी के बाद सबसे जो अधिक खुदाई हुई है वो है गुजरात में। इसके पर भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा खुदाई किस स्थल पर हुई, तो वह है गुजरात। क्षेत्रफल के आधार पर विस्तार हम देखेंगे तो बहुत सारे आपका जो इम्पोर्टेंट क्या है, जो पुरातात्विक स्थल मिला है, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, राखीगढ़ी वगैरह है। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा इस तरह में किस में है, ये भी सजाने को कभी कभी देता है। हम देखते हैं कि पहले क्या था, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था, उसके बाद हड़प्पा है, राखीगढ़ी और धौलावीरा है। लेकिन ये क्या था, पहले था, लेकिन राखीगढ़ी क्या है, सबसे बड़ा है, यानी सबसे ज्यादा विस्तार क्या है, राखीगढ़ी का है। लेकिन अभी जब इस तरह का आएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी चला जाएगा नंबर 1 पे। और उसके बाद जाकर के सारा 6 सही आ जाएगा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और धौलावीरा। लेकिन किस किस किताब में आपको ऐसा भी मिलेगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी और धौलावीरा। लेकिन चूंकि सबसे बड़ा यदि अभी वर्तमान में राखीगढ़ी है, तो सबसे पहले क्या है, राखीगढ़ी आएगा। इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं, हड़प्पा की विशेषताएं क्या थी। सबसे जो इसका अच्छी विशेषता या सबसे उत्कृष्ट विशेषता वो क्या है, इसका नगर नियोजन। नगर यानी शहरी था ये, और नगर इतना सुव्यवस्थित तरीका से सजा हुआ था कि आज भी के नगर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बहुत सारे यूरोपियन जो कंट्री है यूरोप का, वहाँ पे ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो इसकी विशेषताएं क्या है, तो पहला हम देखेंगे नगर नियोजन के बारे में। नगर नियोजन में क्या है, नगर क्या था, 2 भागों में बटा था। जितने भी आपके वहाँ पे मिलेंगे पुरातात्विक स्थल, जैसे जो शहर मिलेंगे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा हो या धौलावीरा हो, लोथल हो, बनावली हो, कालीबंगा हो, जितना भी है, सभी नगर क्या था, 2 भागों में क्या था, बटा हुआ था। 2 भागों में, एक क्या था, पश्चिमी भाग था, और एक क्या था, पूर्वी भाग था। यानी जो पूरब की तरफ है और एक पश्चिम की तरफ है। जो पश्चिमी भाग था वो क्या था, दुर्ग यानी टीला पे था, अर्थात ऊंचे स्थान पे था। वो क्या था, ऊंचे स्थान पे बना हुआ था, इसके ऊपर उसका घर वगैरह बना हुआ था, किस पे, पश्चिमी भाग में। वहीं पे पूर्वी भाग क्या था, नीचे की तरफ था। नीचे की तरफ था तो टीला पे नहीं था, ऊपर नहीं था, वो नीचे स्थित था, यानी नीचे जमीन पर, यानी उससे नीचे, यानी जो पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग है उससे नीचे था। अर्थात ऐसा क्यों था,
इसलिए था क्योंकि शायद इसमें अमीर लोग रहते थे, है ना। आज भी अमीर लोग क्या है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, बड़ा बड़ा जगह है, शहर है, साफ सुथरा है। वहीं पे क्या है, जो गरीब लोग कहाँ रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। दोनों में देखने से फर्क मालूम पड़ जाता है। उस समय भी इसी तरह की व्यवस्था थी। यानी जो पश्चिमी भाग में थे अमीर लोग थे, व्यापारी लोग थे, और वो ऊंचाई पर रहते थे। वहीं पे नीचे की तरफ जो गरीब लोग होंगे या कृषक कृषक लोग होंगे, जो क्राफ्ट्स वगैरह का काम करते हैं, ये लोग रहते थे। अब क्या है, हमने बताया कि नगर दो भागों में बटा हुआ था, लेकिन इसमें अपवाद क्या है, धौलावीरा। धौलावीरा जो गुजरात में मिला, वहां पे क्या है, नगर तीन भागों में बटा हुआ था। ये आपको याद रखना है, क्योंकि दो भाग तो आसान है, सभी दो भाग में थे, लेकिन धौलावीरा याद रखना है। जो अपवाद है कि तीन भागों में बटा हुआ था। एक क्या था, उत्तर, मध्य और निम्न, तीन भागों में क्या था, नगर बटा हुआ था। ये आपको इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है, देखेंगे नगर का क्या क्या था, दुर्गीकरण। दुर्गीकरण यानी चारों तरफ से दुर्ग बना दिया गया था, अर्थात वाल से घेर दिया जाता था। लेकिन हम देखते हैं कि चहुंद्रो है, चहुंद्रो में कोई दुर्गीकरण क्या है, नहीं है। चहुंद्रो में क्या है, कोई भी दुर्गीकरण क्या है, नगर में नहीं था। उसी पे देखते हैं कालीबंगा में, देखते हैं क्या आता है, अलग अलग दुर्गीकृत, अलग अलग, यानी जो पश्चिमी भाग है वो क्या था, अलग से क्या था, यहाँ से किला बना हुआ था, अलग से इसको घेरा गया था। वहीं पे क्या है, जो पूर्वी भाग है इसको भी अलग से क्या था, वाल से घेरा गया था नगर को, यानी सुरक्षा के लिए। तो चहुंद्रो में कोई दुर्गीकरण नहीं है। वहीं पे कालीबंगा में क्या है, अलग अलग दुर्गीकरण है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना कि किधर से था। देख गया कि सभी का दुर्गीकृत था, सभी शहर दुर्गीकृत क्या थे, नहीं थे। ज्यादातर शहर दुर्गीकृत थे, लेकिन चहुंद्रो में आपको दुर्गीकरण नहीं मिलता है। कालीबंगा में अलग अलग, यानी पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग अलग अलग इसका क्या था, दुर्गीकरण किया गया था। वहीं पर देखते हैं लोथल है, दोनों एक ही साथ दुर्गीकृत किया गया था लोथल में। यानी दोनों नगर को क्या क्या था, एक ही साथ, यानी पश्चिमी नगर पूर्वी नगर, यानी एक साथ उसको क्या क्या किला से घेरा गया था। इस तरह से देखते हैं सड़कें जो है समकोण पर काटती थी, यानी वहां की सड़कें, ये था नगर का दुर्गीकरण की व्यवस्था। सड़क का देखते हैं, सड़क बड़ी बड़ी थी, लंबी चौड़ी थी, और जो छोटी सड़क थी ऐसा भी था, लेकिन सभी सड़कें क्या थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी जो सड़क है इस तरह से जा रहा है, शहर का सड़क इस तरह से समकोण पर काटता था। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिड। इसी को क्या कहते हैं, ग्रिड सिस्टम कहते हैं, इस तरह से काटने को। तो सड़कें क्या थी, चौड़ी थी, विस्तृत थी, पक्की ईंटों का बनी हुआ था, और ये क्या था, पतली पतली सड़कों से क्या था, जुड़ा हुआ था। यानी जो मेन सड़क है वो गलियों वाली सड़क से क्या होता, जुड़ा हुआ था। और दरवाजे खिड़कियां गलियों में खुलते थे, यानी जो घर बना हुआ है, यानी मेन सड़क पे भी जो घर था उसके भी दरवाजे और खिड़कियां गलियों में खुलते थे। कारण क्या था, यदि मेन सड़क पे खुलेगा तो उसमें जाम ज्यादा लगेगा, ज्यादा समय लोग निकलेंगे। गलियों में खुलने से क्या होगा, सीधे लोग गली में निकलेंगे, उसके बाद मेन सड़क पर जाएंगे। इसलिए दरवाजे खिड़कियां गलियों में क्या करते थे, खुलते थे, यानी पतली गलियों में। और पतली गलियां क्या था, मेन सड़क से जुड़ा हुआ था। इसके बाद देखते हैं अपवाद क्या है, लोथल। लोथल क्या था, जहां पे जो मिला है आपका बंदरगाह मिला है, डॉकयार्ड जिसको कहते हैं, जो मिला है, उसमें क्या था, जो खिड़कियां या जो दरवाजे थे मुख्य सड़क से खुला हुआ था। कहाँ पे, मुख्य सड़क से लगा हुआ था। बाद बाकी हड़प्पा के जितने स्थल थे सबकी खिड़कियां और दरवाजे गली में खुलते थे। वहीं पर हम देखते हैं लोथल जो अपवाद है उसमें मुख्य सड़क में, क्यों, क्योंकि वहां पर विदेशी व्यापारी आते थे, सामान को ढोकर ले जाते थे, और शायद इसीलिए जल्दी उससे कनेक्टिविटी के लिए उसके जो दरवाजे थे मेन सड़क पे ही खुलते होंगे। अब नालियों के बारे में जब बात करते हैं तो नालियां भी क्या थी, बहुत ही सुव्यवस्थित थी इस समय, यानी अच्छी तरह से जल निकासी का व्यवस्था था। पक्की ईंटों से क्या था, नालियां बनी हुई थी ज्यादातर जगहों पे। और सभी छोटी नालियां बड़ी नालियों से जुड़ी हुई थी, जिस तरह से छोटी सड़क बड़ी सड़कों से जुड़ा हुआ था, नालियां भी जुड़ी थी। समुचित जल निकासी का व्यवस्था था उस समय, यानी आज से लगभग 5,000 साल पहले का बात हम कर रहे हैं। अपवाद क्या है, बनावली। तो जो अपवाद है वो आपको ज्यादा याद रखना है कि नालियां पूरे जितने भी हड़प्पा के स्थल, यानी सिंधु वैली में हर जो स्थल है, शहर मिलता है, सब में अच्छी नालियां बनी हुई थी। लेकिन बनावली जो एक ऐसा जगह है जहाँ पे नालियों का आपका जो व्यवस्था है इस तरह का नहीं मिलता है। इसके बाद देखते हैं पट्टी ईंटों का प्रयोग होता था नालियों में, जहाँ पे पक्की ईंट, यानी जो उसने ईंट को पका के इस्तेमाल करना। चूंकि नालियां हैं तो क्या होगा, पानी बहेगा, कच्चा ईंट रहेगा तो गल जाएगा, इसीलिए पका हुआ ईंट का प्रयोग करते थे। लेकिन अपवाद क्या है, अपवाद है कालीबंगा।
कालीबंगा विवाद है इसका, याद रखिएगा। वहाँ की जो आपको नालियाँ मिलेगा वो क्या है, वो कच्ची ईंटों का बना हुआ है। या कालीबंगा का जो दुर्ग है, कालीबंगा में क्या है, जो दुर्ग है जो वाल से घेरा जाता है, वो भी कच्ची ईंटों का है। क्या है यहाँ पे, कच्ची ईंट। याद रखिएगा कालीबंगा में क्या हो जाएगा, कच्ची ईंट का प्रयोग किया गया था। कालीबंगा में कच्ची ईंट का प्रयोग किया गया था। वहीं पर चौंद्रो जो है, जो अपने कारखाने के लिए मशहूर था उस समय, यानी बीट्स वगैरह का कारखाना, चूड़ी बनाने का कारखाना, इन सब का वो क्या था, बक्राकार। क्या हो जाएगा ये, बक्राकार ईंट वहां पे प्रयोग किया जाता था। जबकि बाद बाकी जगहों पे चौकोर ईंट प्रयोग किया, चौकोर मतलब रेक्टेंगुलर, यहाँ पे क्या था, बक्राकार ईंट का प्रयोग होता था। कहाँ पे, चौंद्रो में। और जो कालीबंगा है वहां पे कौन सा ईंट होता था, कच्ची ईंट का प्रयोग होता था। कालीबंगा में कच्ची ईंट का प्रयोग होता था। बाद बाकी क्या था, बनावली में नालियों का व्यवस्था सही से नहीं था, बाद बाकी में सभी में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो क्या, सबसे बड़ा, जनसंख्या और सर्वाधिक। आपने अभी देखा कि हमने क्या बता, जो राखी गढ़ी और सबसे बड़ा है। तो उस समय क्या था, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था, उस समय का बात है। लेकिन अभी खोज के अनुसार पता चला कि राखी गढ़ी सबसे क्या है, बड़ा है। और जनसंख्या क्या था, जनसंख्या इसका क्या था, सर्वाधिक, सबसे क्या था, ज्यादा था। अब ये है कहाँ पे, आपने देखा कि इंडस रिवर के किनारे है। ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला है। लड़काना जिला के जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के दाईं तरफ, सिंधु नदी के दाईं तरफ, अर्थात सिंधु नदी क्या है, सिंधु नदी क्या ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो इसका जो मार्ग ये है, इस तरफ से मार्ग है कि ये दायां पड़ेगा और ये बायां, तो दायां तरफ में क्या है, ये स्थित है। दायां तरफ में क्या है, स्थित है। सिंधु नदी के दाहिने तरफ में जो है हड़प्पा स्थित है। अब इसका पता किसने लगाया था, 1922 में राखालदास बनर्जी ने लगाया था। इसका अर्थ क्या है, जो हड़प्पा जो शब्द, ये जो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का पढ़ रहे हैं, सॉरी, मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो का पता लगा था राखालदास बनर्जी ने, हड़प्पा का दयाराम साहनी ने। तो इसका अर्थ क्या, हड़प्पा, ये जो मोहनजोदड़ो का अर्थ हो गया भूतों का टीला, मोहनजोदड़ो भूतों का टीला। ऐसा क्यों बनाता है, क्योंकि इस टीले पर कुषाण काल का स्तूप बना है, कुषाण काल का स्तूप। क्योंकि ये टीला था, टीला पे इस तरह का स्तूप बना होगा जिसको लोग समझ नहीं पाए, या उसको लगा कि यहाँ पे क्या है, भूत रहता है, तो इसलिए उसको भूतों का टीला कहा गया। तो ये भी आपसे क्या है, प्रश्न पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो का अर्थ हो जाएगा भूतों का टीला। अब क्या है, दुर्ग के टीले पे, इस टीले पे क्या था, यानी जो दुर्ग बना था, हमने बताया जो पश्चिमी भाग है वहाँ अमीर लोग रहते थे, व्यापारी लोग रहते थे, और एक ऊंचा स्थान था, उस ऊंचे स्थान पे क्या है, सारा चीज की व्यवस्था था, यानी बहुत बड़े ऊंचे स्थान पे। तो दुर्ग के टीले पर क्या क्या था, तो एक नंबर है स्नानागार। स्नानागार यानी जहाँ पे नहाते थे, बहुत बड़ा, जिसको तालाब पौंड कहते हैं। ये बहुत विशाल था, विशाल था यानी बड़ा था। फर्श पक्की ईंटों का बना था, यानी जो स्नानागार का जो नीचे का फर्श है वो क्या था, पक्की ईंटों, यानी पकाया हुआ ईंट का बना हुआ था। और धर्मानुष्ठान संबंधी स्थान था यह, अर्थात क्या होता था, जो लोग यहाँ पे धर्मानुष्ठान यानी किसी विशेष कार्यक्रम, धार्मिक जो अनुष्ठान है उसके लिए यहाँ पे आते थे और नहाते थे यहाँ पे इसी स्नानागार में। इसके बाद टीला पे क्या था, अन्नागार था। अन्नागार यानी जो है ग्रेनरी, जिसको क्या कहते हैं, अन्न को स्टोर करके गोदाम जिसको कहते हैं, अन्नागार था। सबसे बड़ी इमारत, ये भी पूछा जाता है, सबसे बड़ी इमारत क्या है, वो हो जाएगा अन्नागार। और स्नानागार विशाल है, बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा क्या है, अन्नागार जो है, ग्रेनरीज है, सबसे बड़ा है। वहीं पर जब देखते हैं सभा भवन, जिसको कहते हैं असेंबली हॉल, असेंबली हॉल भी था वहाँ पे, जहाँ पे लोग बैठ करके मीटिंग करते थे। तो वो क्या था, 27 बाय 27 स्क्वायर मीटर का क्या था, बना था। 27 बाय 20 से लंबाई चौड़ाई जिसका था, वर्गाकार था। तो ये भी क्या था, बहुत बड़ा रूम था जहाँ पे लोग बैठ के करते थे बातचीत। उसके बाद है पुरोहित का जो आवास था, पुरोहित आवास क्या है, स्नानागार के उत्तर पूर्व में। यदि मान लीजिए ये आपका स्नानागार है, इसका क्या होगा, उत्तर पूर्व में क्या है, पुरोहित का आवास। इसीलिए पुरोहित लोग क्या था, जो तालाब के बगल में ही रहते थे और धार्मिक अनुष्ठान करते थे, और समय समय पे आके नहाते होंगे, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आके नहाते थे। इसके बाद जो है कला एवं शिल्प के बारे में जानेंगे। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जब हम तुलना करते हैं तो इसमें क्या मिलता है। हड़प्पा का देखेंगे, जो पत्थर की पुजारी की मूर्ति, इसमें देखेंगे पत्थर की पुजारी की मूर्ति, यानी पत्थर का जब मूर्ति मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हड़प्पा का
पुजारी की मूर्ति है। इसके बाद है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कहाँ मिलता है? कांसा यानी मोहनजोदड़ो में मिलता है। तांबे की मानव मूर्ति, यानी मानव मूर्ति की यहाँ पर बात किया, मनुष्य का तांबे का मूर्ति मिला है। और मातृ देवी की मूर्ति, नाभि से जो पेड़ आपने देखा होगा कि मातृ देवी क्या है, लेटा हुआ, उसके नाभि से क्या हुआ, एक पेड़ निकला हुआ है। तो ये कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। मातृ देवी की मूर्ति, तांबे की मानव मूर्ति, पत्थर की पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा से। वहीं पे मोहनजोदड़ो शहर से, यानी मोहनजोदड़ो नगर था, वहां से क्या है? कांसे की नर्तकी, नर्तकी अर्थात नाचती हुई मूर्ति है। तो कहाँ हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाले नर की मूर्ति, दाढ़ी वाले नर की मूर्ति जो क्या है, एक साल ओढ़े हुए दाढ़ी वाले नर जो है, वो कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। घोड़े की मृण मूर्ति, यानी मिट्टी, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति भी कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो से। ये थोड़ा सा बारीकी से आपको याद रखना होगा कि मूर्ति तो दोनों जगह से मिला, लेकिन पूछा जाता है पत्थर की पुजारी की मूर्ति, तांबे की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति जब इस तरह का रहेगा तो हो जाएगा हड़प्पा, लेकिन कांसे की नर्तकी हो जाएगा, दाढ़ी वाले नर की मूर्ति और घोड़े की मिल मूर्ति तो क्या हो जाएगा? ये मोहनजोदड़ो। वहीं पर बनावली में क्या मिलता है? बनावली में मिट्टी का हल, मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त होता है? बनावली। कालीबंगा, कालीबंगा में क्या मिलता है? कांसा का बैल। कांसा का बैल कहाँ से मिलेगा आपको? कालीबंगा में। दैमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है, दैमाबाद, वहां से मिलता है रथ, कांसे का रथ कहाँ से मिलता है? दैमाबाद से। तो ये कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। मृण मूर्ति कैसे बनाया गया होगा? मृण यानी मिट्टी का मूर्ति। मृण मूर्ति जो बनाया गया था वो क्या था? चिकोटी पद्धति से बनाया गया था। चिकोटी पद्धति है एक बनाने का, और ये सेल खरी अर्थात मिट्टी का। चिकोटी पद्धति शायद ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा थोड़ा मिट्टी को हाथ में लेकर के इस तरह से डाल डाल के बनाया होगा, उसी को हम लोग कहते हैं चिकोटी पद्धति। और यहाँ पे जो है मनका और या आभूषण, आभूषण के बारे में जानते हैं इसके, इस काल का। तो जो आभूषण था वो कारखाना कहाँ कहाँ थे? चहुंद्रों में। ज्यादातर कारखाना कहाँ मिले हैं? चहुंद्रों में, लोथल में भी मिले हैं आभूषण के कारखाने, और भी कई सब जगहों पे ये प्राप्त हुआ है। आकार कैसा था इसका? ज्यादातर बेलनाकार। और ये किस किस चीज के बनते थे? सोना, चांदी, माणिक्य, मिट्टी, सीप, हाथी दांत। हाथी दांत से बहुत सारी चीज बनाया था कंघी, और उसके बाद सुई वगैरह हाथी दांत से बनाए जाते थे। तो इन सभी चीज का, सोना चांदी का भी क्या था? ज्ञान उनका था। लेकिन यही चीज क्या है, चांदी का जो ज्ञान है बाद के कालों में क्या है, नहीं है, उसका हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। बाद का जो वैदिक सिविलाइजेशन आएगा, लेकिन यहाँ पे इससे जो पहले का सिविलाइजेशन देखते हैं, सोना चांदी माणिक्य मिट्टी सीप, इन सब का उसके पास नॉलेज था। इसका वो लोग क्या करते थे? आभूषण बनाते थे, अर्थात वो लोग आभूषण के शौकीन थे। ऐसा प्रश्न पूछा है, क्या हड़प्पावासी आभूषण के शौकीन थे? तो इसका उत्तर होगा हाँ, वे आभूषण के शौकीन थे, क्योंकि इतने सारे आभूषण बनाते थे, उसके कारखाना वहां पे मौजूद था। मृद भांड, मृद भांड जो था अर्थेन पॉट, जो मिट्टी का बर्तन है, काले व लाल मृद भांड सर्वाधिक क्या था? प्रचलित था। काले व लाल मृद भांड यानी इस तरह का जो रंग से रंगा जाता था, इसका जो साक्ष्य हमें मिला, ये ज्यादा प्रचलित था, ज्यादा मिला है हमें। उसके बाद क्या? मुहर जो था, मुहर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह कला एवं स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, यानी मुहर। और मुहर पर ही ज्यादातर क्या है, उसकी जो लिपि है, उसकी चित्रात्मक लिपि है, भाव चित्रात्मक जो लिपि थी वो प्राप्त हुआ है। व्यापार में भी इसका इस्तेमाल करते थे लोग। आकार कैसा होता था इस मुहर का? चौकोर यानी रेक्टेंगुलर, वर्गाकार यानी जिसके चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और बेलनाकार, बेलनाकार हालांकि कम मिला है, इस तरह के भी क्या है? मुहर प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक कौन सा प्राप्त हुआ है आपका? जो चार कोनों वाला जो चौकोर है अर्थात वर्गाकार है, वर्गाकार यानी स्क्वायर का शेप का ज्यादातर मुहर मिला है। वहीं पे बेलनाकार जो मुहर है कहाँ मिला है? लोथल में। लोथल हमने बताया कि लोथल क्या था, वहाँ डॉकयार्ड यानी बंदरगाह जहाँ से व्यापार होता है। हो सकता है जो बाहर से जो लोग आए, मेसोपोटामियन लोग आए होंगे व्यापार के लिए, वो अपना मुहर यहाँ पे किसी कारण से गए होंगे या व्यापार के लिए रख कर गए होंगे, इसीलिए लोथल से ही सिर्फ क्या है? बेलनाकार मुहर मिला है। लेकिन बाद बाकी जगहों से चौकोर और वर्गाकार, और सर्वाधिक क्या है? ये स्क्वायर के शेप का मिलता है। मोहनजोदड़ो के मुहर पे क्या है? बैल का आकृति है। मोहनजोदड़ो के मुहर पर क्या है? बैल का चित्र मिलता है। अब चौहंद्रो के बारे में देखते हैं एक एक करके। जो हड़प्पा का स्थल है, 1931 में, 1931 में, यानी हड़प्पा का जब पता लगा है उसके ठीक 10 साल बाद जो है एस.सी. मजूमदार जो है ना, एस.सी. मजूमदार ने क्या किया था? इसका पता लगाया था 1931 में। किसका?
चहुंद्रों का कोई ध्रुवीकरण नहीं है। आपने देखा चहुंद्रों के बारे में याद रखना है कि इसका कोई जो पश्चिमी है, पूर्वी है, किसी भी शहर को घेरा नहीं गया था, ध्रुवीकरण नहीं किया गया था। वहीं पे मनके का कारखाना सबसे ज्यादा कहाँ मिला है? चहुंद्रों में। मनके, मनका बनाने का, जिससे हम माला बनाते हैं, बीट्स जिसको कहते हैं, तो ये है मनका। यानी कहाँ पे मिला? चहुंद्रों। इसके बाद है सिक्का पे क्या था इसमें? इसके जो सिक्का प्राप्त हुआ है चहुंद्रों से, उसमें घड़ियाल और मछलियों का चित्र ज्यादा था। घड़ियाल और मछलियां, ज्यादातर चित्र किसका था? घड़ियाल और मछलियों। कहाँ से? जो चहुंद्रों से सिक्का प्राप्त हुआ है। इसके बाद चबूतरे पर बिल्ली और कुत्ते के पंजे मिले हैं। यानी जो है यहाँ पे चौंद्रों से एक चबूतरा मिला है, चबूतरा जहाँ पे लोग बैठने उठने का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखा गया है जो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता भाग रहा है, उसका एक क्या है? पैर का चित्र मिला है। इसके बाद है ईंटें, क्या था? बकराकार। यहाँ पर भी ईंटों का इस्तेमाल किया गया, वही बकराकार ईंटों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा लोग क्या क्या इस्तेमाल करते थे? यहाँ पे बनाते थे लिपस्टिक है, कंघा है, उस्तरा है, काजल है। इन सारे चीजों का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। सारे चीज चौंद्रों में बनते थे और यहीं से क्या आसपास के जो बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के शहर थे, नगर थे, वहां पे सप्लाई किया जाता था। मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग हुआ है। पाइप नुमा नालियां, आप देखेंगे सभी जगह का नालियां क्या है? चौकोर हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे चौंद्रों में कैसा नालियां मिला है? पाइप, पाइप जैसा। पाइप अर्थात क्या होता है? सर्कुलर, जो बेलनाकार है, इसका नालियां मिला है। ये सारे जो आप देख रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, सभी पे क्या है आपके एग्जाम में एमसीक्यू आ सकते हैं और इसका एमसीक्यू बनता भी है। आगे देखते हैं जो लोथल के बारे में, इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं क्योंकि बहुत ही क्या था? विकसित था। क्योंकि उस एरिया में क्या था? ये डॉकयार्ड यानी बंदरगाह था। यानी जितने भी लोग पानी के रास्ते से व्यापार करते थे, सबको लोथल आना पड़ता था। यहीं पर देखते हैं जो 1954 में SR राव ने इसका खोज किया। 1954 यानी हड़प्पा के पता लगने के बहुत साल बाद। और ये कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद। और किसमें? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे क्या स्थित है? इसे क्या है? गोदीबारा, यानी जहाँ पे जहाज, यानी डॉक यार्ड। क्या होता है? डॉक यार्ड, जहाँ पे क्या करते हैं? जहाज को रखा जाता है। इसका प्रमाण मिला है, अभी भी वो गड्ढा है वहां पे, जहाँ पे जहाज को इकट्ठा करके मतलब एक साथ वहां पे रुकता है। इसका प्रमाण मिला, यानी वहां पे था। इसके बाद क्या मिला है वहां से? अग्निकुंड मिला है। कहाँ से? लोथल से अग्निकुंड मिला है। मनका का कारखाना यहाँ से भी मिला है। उसके बाद रंगाई कुंड मिला है। अग्निकुंड, रंगाई कुंड, यानी वहां पे क्या है? शायद कपड़ों को रंगा जाता होगा, मृत भांडों को रंगा जाता होगा, इसलिए रंगाई कुंड भी मिला है। आटा पीसने की पत्थर की चक्की, ये कहाँ से मिला? आटा पीसने की पत्थर की चक्की, ये भी मिला है आपको लोथल से। चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ पे, यानी वो लोग चावल का इस्तेमाल करना भी उस समय जानते थे। चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। मिट्टी के बने नाव भी मिले हैं। ये एक एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे चीज को आपको बार बार देखना होगा, अपने आप याद रहेगा। बार बार सुनिएगा, अपने आप याद रहेगा। मिट्टी के बने नाव, देखिएगा कहाँ पे क्या बैल कहाँ पे मिला, कांसे का बैल कहाँ पे मिला, रथ कहाँ मिला, कांसे का रथ कहाँ मिला, मिट्टी के हल कहाँ मिला। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, लेकिन बार बार जब देखिएगा आपको एकदम याद हो जाएगा। मिट्टी के बने नाव कहाँ से मिले हैं आपको? लोथल से मिले हैं। किस जगह से क्या प्राप्त हुआ, इस पे ज्यादातर आधारित क्या होता है? प्रश्न रहता है। कालीबंगा के बारे में जानते हैं। कालीबंगा का अर्थ ही क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां यानी कालीबंगा। और 1951 में इसका पता किसने लगाया? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने 1951 में कालीबंगा का पता लगाया। हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, यानी कालीबंगा में खेती बाड़ी के साक्ष्य ज्यादा प्राप्त हुए हैं। हल से जुते हुए खेत, खेत मिला यहाँ पे, उसके साक्ष्य ने प्रमाण। कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। यहाँ पे कच्ची ईंटें, हमने बताया कि कच्ची ईंट कालीबंगा में हुआ था। अलग अलग इसका क्या था? दुर्गीकरण किया गया था। इसका जो पश्चिमी शहर है, पूर्वी शहर है, उसका अलग अलग दुर्गीकरण किया गया था, यानी उसको घेरा गया था। क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर किसान लोग रहते थे, यानी अपने खेत को बचाने के लिए, या इसलिए उसको दुर्गीकरण किया होगा। तो कच्ची ईंट से क्या है, लोग दुर्गीकरण कर दिया, क्योंकि पक्की ईंट में ज्यादा उसको मेहनत लगता होगा, ये कारण भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे क्या है? कच्ची ईंटों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। और इसमें क्या है? चबूतरे मिले हैं बनाने के लिए ज्यादातर। अलग अलग दुर्गीकरण था इसका दोनों का। अग्नि कुंड और वेदिकाएं भी मिले हैं। अग्नि कुंड और वेदिकाएं, वेदिका यानी हवन वगैरह, पूजा अनुष्ठान करने के लिए जब हवन करते हैं तो फायर अल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रमाण मिला है। अग्नि कुंड, इसका प्रमाण मिला है। ये लोग इसका उपयोग करना जानते थे। इसीलिए
भूकंप के प्रमाण एक ही जगह से प्राप्त हुआ है अभी तक, वो है कालीबंगा। ये भी याद रखना है, यानी बाद बाकी जगह से प्राप्त नहीं हुआ। कालीबंगा से क्या है, भूकंप के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है लिंग पूजा। लिंग पूजा क्या, जैसे हम लोग अभी भी लिंग पूजा करते हैं शिवलिंग का, वो लोग भी उस समय करते थे। इसका भी प्रमाण वहां से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कालीबंगा से। बनावली के बारे में जानते हैं। बनावली और एक महत्वपूर्ण जो स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, इसका पता लगाया था 1974 में। आर.एस. बिष्ट साहब ने पता लगाया था 1974 में। और यहाँ से क्या है, मिट्टी का बना हल प्राप्त होता है। यहाँ से मिट्टी का बना हल। उसके बाद उत्तम किस्म का जौ, उत्तम किस्म का जौ प्राप्त होता है यहाँ से, यानी प्राप्त हुआ है, ऐसा साक्ष्य मिला है। जो जौ जो था बाद बाकी इलाके से, जो बनावली के जौ था बहुत अच्छी क्वालिटी के थी। जल निकासी का क्या था, यहाँ पे अभाव था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जल निकासी का अभाव अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता ही अपने नगर सभ्यता के लिए विकसित, उसकी नगर नालियां सड़क सभी बहुत अच्छे थे, सभी जगह नालियों की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। लेकिन बनावली में क्या है, ऐसा नहीं था। बनावली में क्या था, नालियां अच्छी नहीं थी या ठीक से व्यवस्था उसका नहीं किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो अपवाद है वो ज्यादातर पूछा जाता है। इसके बाद है धौलावीरा, और एक महत्वपूर्ण शहर जो कहाँ है, गुजरात में, जो कच्छ रण जो है गुजरात का, वहाँ पे है। इसका पता लगाया 1967 से 68 के बीच लगा था। जेपी जोशी ने इनका पता लगा, उनको श्रेय जाता है इनके खोज में। टीले पर एक पुराना कुआं, टीले पर एक, इसका अर्थ क्या होता है धौलावीरा का, सफेद कुआं। सफेद कुआं इसका अर्थ होता है। टीले पर एक पुराना कुआं है, इसका अर्थ है शहर 3 भागों में बटा है। आपने देखा होगा जितने भी आप तक अभी शहर देखा, सभी पश्चिमी और पूर्वी 2 भागों में बटा हुआ है। वहीं पर जो है धौलावीरा का शहर क्या है, 3 भागों में, किला था, मध्य था और निचला हिस्सा था। यानी किले में जो बड़े अमीर लोग होंगे, व्यापारी लोग, वो रहते थे। मध्य में जो है कृषक वर्ग या जो व्यापारी होगा, और निचला में जो है उससे नीचे का जो होगा, जो कर्मचारी वर्ग है, वो रहता होगा। तो ये आपको याद रखना है कि धौलावीरा ही एक ऐसा नगर था जिसका नगर 3 भागों में क्या था, विभक्त था। इसके बाद देखते हैं स्टेडियम। ये भी क्या है, अनोखा है कि यूनिक है इसमें, कि जितने भी आपने देखा अभी तक नगर, कहीं भी आपने स्टेडियम नहीं देखा होगा। धौलावीरा ही एक ऐसा जगह था जहाँ पे स्टेडियम, यानी उस समय भी लोग क्या है, क्रीड़ा प्रतियोगिता वगैरह करते होंगे, मनोरंजन के लिए क्रीड़ा करवाते होंगे, खेल वगैरह करवाते होंगे, इसलिए वहां से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभिलेख भी प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। उसके बाद नेवले की पत्थर की मूर्ति, यानी नेवले की पत्थर मूर्ति भी क्या है, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। विशाल जलाशय भी मिला है। ऐसे तो आपने देखा स्नानागार तो है ही, स्नानागार तो मिला ही है, लेकिन विशाल जलाशय, बहुत बड़ा तालाब भी क्या है, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अब क्या है इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं क्या महत्वपूर्ण चीज है अब सारे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दास प्रथा, क्या दास प्रथा का प्रमाण मिला है? दास प्रथा का प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। दास प्रथा, जिस तरह से दास प्रथा हम लोग देखते हैं, जो पहले जैसे यूरोपियन कंट्री वगैरह में दास प्रथा था, या मुगलों के समय में जो दास प्रथा शुरू था प्रथम चरण में, क्या इस तरह का यहाँ पे था? तो दास प्रथा जैसे हम लोग आज भी देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, घर में काम करने के लिए नौकर रखते हैं, उसको पे करते हैं, जिस तरह से पे करेंगे उस तरह से वो काम करता है। तो इस समय भी था, नौकर लोग रहते थे, लेकिन पहले क्या होता था, जो उसका पेमेंट एक साथ ही शायद कर दिया जाता था, या उसके जो मम्मी पापा से खरीद लेते थे। तो इस समय दास प्रथा का प्रमाण क्या है, मिला है। कहीं कहीं से दास प्रथा का प्रमाण मिला है। तो यदि ऐसा प्रश्न रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, सही लगाएंगे। इसके बाद है मातृ प्रधान। ये पूछा जाता है कि जो ये सभ्यता थी, पितृ प्रधान था या मातृ प्रधान था। यहाँ पर नारियों का बहुत इज्जत होता था इस काल में, माताओं का बहुत इज्जत होता था, बहुत सम्मान होता था। आप देखे होंगे कि बहुत सारे क्या है, जो नारियों की मूर्ति प्राप्त हुई, भले नारियों की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, शक्ति देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो हड़प्पा से है, जिसके नाभि से क्या है, एक पेड़ निकला है। इन सारे मूर्तियों को, इतने बहुत ज्यादा मूर्ति मिला, इन सभी को देखते हुए पता लगता है कि ये जो समाज था, इसमें नारियों का स्थान बहुत उच्च था, इसीलिए समाज क्या था, मातृ प्रधान समाज था। इसके बाद है सती प्रथा। क्या सती प्रथा का प्रमाण मिला है इस काल से? इसके बारे में भी हम देखेंगे।
तो सती प्रथा जो देखा कि आपने बाद के काल में राजा राम मोहन राय ने क्या किया, इसको उनके प्रयास से इसको बंद कराया गया था। सती प्रथा अर्थात क्या है, जब क्या होता था, जब किसी कारणवश किसी के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके जो चिता है उसी के साथ उसके वाइफ को भी क्या है जला दिया जाता था, उसी के साथ उसको भी मार दिया जाता था। इसको कहते हैं सती प्रथा। तो ये जो है क्या उस समय व्याप्त था, उसका प्रमाण मिला है। तो हम देखते हैं कि जो लोथल लोथल जो एक जगह है आपने देखा, तो वहां से क्या युगल समाधान मिला है। युगल समाधान, समाधान मतलब जो अंत्येष्टि जो दफनाने की विधि है उसको हम लोग कहते हैं युगल, मतलब जोड़ा, जोड़ा में, यानी वहां पे क्या है तीन के जोड़ा में भी समाधान मिला है, यानी सब प्राप्त हुए हैं तीन जगह पे, तीन के जोड़ा में भी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही परिवार का तीन आदमी एक ही साथ मर गया, वो भी एक हो तो पता चलता है कि कई बार हो, तब कैसे हो सकता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हो सकता है उस समय सती प्रथा था, क्योंकि इस समाधान के आधार पर हम बताते हैं। वहीं पर देखते हैं जो कालीबंगा है, कालीबंगा में युगल समाधान मिला है, यानी एक जगह पे वहां पर भी क्या है जोड़े के रूप में है, दो आदमियों के नरकंकाल को एक ही साथ क्या दफनाया गया है। अर्थात पति की मृत्यु के बाद हो सकता है पत्नी को भी उसके साथ मार के या जैसे भी दफना दिया जाता होगा। तो इसके भी प्रमाण मिलते हैं, यानी ये समाधान के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका भी प्रमाण था, यानी उस समय सती प्रथा प्रचलित थी। हो सकता है कि कुछ वर्गों में हो ऐसा, या सभी में ऐसा व्याप्त ना हो, क्योंकि ज्यादातर ऐसा प्रमाण मिला नहीं है। हो सकता है उच्च वर्ग हो या सबसे ज्यादा जो व्यापारी वर्ग हो या धनी वर्ग हो जिसकी संख्या बहुत कम है, उसमें ये ऐसा हो सकता है। इसके बाद है जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे क्या थे, शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग दोनों थे, यानी दोनों चीज का वो लोग सेवन करते थे। वे लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, दोनों चीज का सेवन करते थे। ज्यादातर लोग क्या थे, ज्यादातर लोग क्या थे, शाकाहारी थे। वे लोग आभूषण में क्या थे, शौकीन थे। उन्होंने बताया कि आभूषण का यानी ज्वेलरी का बहुत ही शौकीन थे, क्योंकि सोने चांदी माणिक्य मिट्टी सिप हाथी दांत ये सारे चीज क्या करते थे, इन सभी का वो लोग आभूषण बनाते थे। और इसका कई सारे आपने देखा कि क्या कारखाने भी उस समय बना हुआ था। वहीं पे जो उसको क्या मिला है, एक दर्पण मिला है, शीशा, यानी तांबे से क्या है घिरा हुआ था, यानी शीशा जिसमें हम चेहरा देखते हैं, एक शीशा था, उसको चारों तरफ से क्या था, तांबे का इस तरह से घेरा हुआ था इस शीशा को। तो इससे पता चलता है कि वो लोग शीशा का भी इस्तेमाल करना जानते थे। इसके बाद है कंघी मिला है, सुई भी प्राप्त हुआ है, जो कि किससे बना था, हाथी दांत। किससे बना था, हाथी दांत से बना कंघी और सुई का भी प्रमाण मिलता है। जीवन निर्वाह के लिए लोग क्या करते थे, जीवन निर्वाह के लोग कृषि पशुपालन शिल्प और व्यापार करते थे। क्योंकि जब नगर की बात आएगी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात आएगी, तब वहां पे क्या है, व्यवहार ये व्यापार जो है ये मुख्य था। व्यापार ज्यादातर लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। लेकिन बाद बाकी जब पूरे हड़प्पा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात आती है, तब कृषि पशुपालन शिल्प और व्यापार ये सभी एक साथ आते हैं। क्योंकि पशुपालन भी था, कृषि भी उस समय उन्नत थी, और शिल्पकार भी थे, यानी क्राफ्ट का जो काम करते थे, तरह तरह के चित्र में जो बना, जैसे मान लीजिए कंघी बना रहा है, सुई बना रहा है, तो वो भी तो शिल्पकार हुए। और उसके बाद इसको तो बेचा जाएगा, तो क्या है, व्यापारी लोग इसको बेचेंगे। आपने देखा जो लोथल, लोथल में क्या था, डॉकयार्ड, बंदरगाह था। तो बंदरगाह क्यों होगा, इसका मतलब आयात और निर्यात होता होगा, इसीलिए बंदरगाह था। तो व्यापार भी उस समय बहुत ज्यादा होता था। इसीलिए जब नगरीय सभ्यता की बात हो, नगर का बात हो, तो उसमें व्यापार क्या हो जाएगा, मुख्य ये चारों ऑप्शन होगा, तब क्या होगा, ये सही होगा। वहीं पे है व्यापार किससे साथ होता था, समकालीन जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया से ज्यादातर व्यापार इसका होता था, क्योंकि चीन के सभ्यता के साथ व्यापार का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। लेकिन मेसोपोटामिया के साथ हमने बताया कि लोथल में मेसोपोटामिया की मोहर मिला है। उस समय जो मेसोपोटामिया के शासक थे सारगौन, मेसोपोटामिया के शासक कौन थे, सारगौन, उसका जो अभिलेख मिला है, अभिलेख, तो उस अभिलेख से पता चलता है कि इसके साथ क्या होता था, व्यापार होता था। यानी मेलुहा, मेलुहा किसका नाम है, मेलुहा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार होता था। मेलुहा यानी सिंधु का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसी को पहले नाम दिया जाता था मेलुहा, बाद में इसका नाम बदला। और इसमें क्या है, जो दिलमुर और माखन उसके बीच का जगह है, जिसके माध्यम से क्या होता था, जो व्यापार होता था। अब देखते हैं निर्यात क्या करता था ये लोग, यहाँ पे क्या ज्यादातर चीजें होती थी। तो सूती कपड़ा, हाथी दांत की वस्तुएं, सूती कपड़ा, सूती कपड़ा निर्यात करेगा, अर्थात क्या हो जाएगा कि ये लोग सूती कपड़ा का निर्माण करते थे, यानी सूती कपड़ा बनाते थे, उगाते थे, कॉटन,
कॉटन उगा के सूती कपड़ा बनाना जानते थे। यानी दुनिया में सबसे पहले यानी सुमेरिया से भी पहले कपड़ा का व्यवहार किसने किया? तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने किया। यानी सूती कपड़ा लोग इसका बनाते थे और इसको विदेशों में बेचते थे। हाथी दांत की वस्तुएं भी यहाँ पे पर्याप्त परिमाण में क्या है जो बनता था और उसको व्यापार में निर्यात करते थे। वहीं पे आयात क्या करते थे? ये लोग आयात भी बहुत सारे से करते थे। जैसे खेत्री खेत्री राजस्थान में जो है वहां से तांबा मंगाते थे। ये जगह है राजस्थान में, वहां से तांबा, सोना जो कोलार का कर्नाटक में है वहां से सोना मंगाते थे, आज भी है। बदख्शा ये कहाँ है? अफगानिस्तान में। बदख्शा अफगानिस्तान में, वहां से चांदी टीन, लेकिन सबसे ज्यादा जो है लाज बर्ड क्या करते थे? मंगाते थे। इससे बहुत तरह का एक जो है नीले कलर का पत्थर होता है, इससे ज्वेलरी बनाया जाता था। तो बस का अफगानिस्तान से लोग मंगाते थे, सिंधु घाटी के लोग। वहीं पे फसल में क्या था? ये लोग 9 फसलों का ज्ञान था इन लोग का। और भी फसल हो सकते हैं जिसके प्रमाण मिले, वो क्या है? 9 है। ऐसा प्रश्न आता है तो आप याद रखिएगा 9 फसल, ठीक है। 9 फसलों का ज्ञान था। क्या क्या फसल था? गेहूं जौ जिसमें मुख्य था, गेहूं और जौ, व्हीट एंड बार्ली। ये जो था गेहूं और जौ, ये क्या था? स्टेपल फूड था। कहाँ का? हड़प्पा वासियों का। वहीं पे कपास, अभी हमने बताया जो कपास का जानता था, यानी जो सूती कपड़ा बनता था किससे? कपास से, इसका भी खेती करना जानते थे। खजूर और तरबूज, खजूर और तरबूज का भी ये इस्तेमाल करते थे मीठा के लिए। चीनी का, शुगर कैन, चीनी का इस्तेमाल करना ये लोग नहीं जानते थे। चीनी अर्थात शुगर कैन जो गन्ना है, इस फसल के बारे में इसके पास कोई प्रमाण नहीं है और इसका इस्तेमाल वो लोग नहीं करते थे या फसल नहीं उगाते थे। तो मीठा का काम वो लोग खजूर और तरबूज से चलाते थे। वहीं पे है राई, राई यानी सरसों, यानी सरसों क्या है? उसका तेल, सरसों का इस्तेमाल मसाले के रूप में हम लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं। और तेल भी सरसों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो लोग भी तो इसका मतलब इसका इस्तेमाल करना जानते थे आज से इतने हजार साल पहले। इसके बाद चावल के प्रमाण मिला है, सरसों है, तेल है। उसके बाद तिल का भी तेल होता है, तिल से। इसके बाद चावल का प्रमाण देखिएगा लोथल से। धान की भूसी, रंगपुर, धान की भूसी यानी एक क्या मिला वहां पे? रंगपुर में मटका, मटका के भीतर क्या है? धान की भूसी का प्रमाण मिला है। कपास कहाँ से मिला है? मेहरगढ़, कपास का प्रमाण कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। इसके बाद है पशु में किसका वो लोग नॉलेज था, कौन सा पशु पालते थे? हम देखेंगे जो गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, इन सब का उसके पास नॉलेज था, सबके वो लोग जानते थे। तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते, बिल्ली, सब के पास क्या था? घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिला है? सूरकोटदा। बहुत समय ये पूछा जाता है कि कौन सा जानवर का खोज हड़प्पा काल में नहीं हुआ था, यानी घोड़े का। तो कई जगह पुराने समय में, अर्थात जब इसकी खोज नहीं हुई थी, तो घोड़ा का प्रमाण नहीं मिला था। मैंने खोज होते होते, लेकिन बाद में क्या इसका प्रमाण मिला लास्ट में। तो अभी का अनुसार क्या हो जाएगा? जो घोड़े का भी जानकारी उन लोग को था, उसका इस्तेमाल वो लोग करते थे। तो घोड़े की अस्थियां मिली है, तो इसका मतलब घोड़े के बारे में उन लोग को नॉलेज था। ये कहाँ से मिला है? सूरकोटदा से। घोड़े के दांत कहाँ से मिले? राणा घुंडई से। कहाँ मिले घोड़े के दांत? प्रिय पशु क्या था? कुबर वाला सांड, कुबर वाला सांड क्या था? प्रिय पशु था। ये आज भी है। नंदी भगवान जिसको कहते हैं, नंदी जिसको कहते हैं सार, वो भी क्या है? प्रिय पशु जो है। शिव जी का भी प्रिय पशु नंदी। तो उस समय भी कुबर वाला सांड क्या था? सभी के प्रिय पशु थे। मुद्रा, मुद्रा पे इसका जैसे ऊंट है, घोड़ा है, गाय है, इसका जो चित्र था मुद्रा पे नहीं मिलता, ये भी याद रखना है। मुद्रा पे इसका चित्र, मुद्रा अर्थात जो कॉइन है, रुपया पैसा जो कहते हैं, उस पे इन जानवरों का चित्र नहीं मिलता है। बाद बाकी जो जानवर हैं उसका चित्र क्या होता है? प्राप्त होता है। कुछ कुछ मुद्रा सभी का प्राप्त होता है, लेकिन ऊंट, घोड़ा, गाय याद रखिएगा, इसका चित्र क्या है? मुद्राओं पे प्राप्त नहीं होता है। उद्योग में वस्त्र उद्योग क्या था? मुख्य उद्योग क्या था? वस्त्र उद्योग। जैसे मोहनजोदड़ो में लाल रंग का कपड़ा मिला, इससे प्रमाण होता है कि वो लोग वस्त्र का प्रयोग करना जानते थे। उसके बाद कालीबंगा में मिट्टी के बर्तन में सूती कपड़े की छाप मिली है। सूती कपड़ा मिट्टी के बर्तन पे, अर्थात जो बर्तन रखा गया होगा उसका छाप है, तो इसका मतलब सूती कपड़ा से लपेटा गया होगा, तभी तो उसका छाप मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या है? पुरोहित की साल ओढ़े, साल ओढ़े पत्थर की मूर्ति है। साल ओढ़े यानी जहाँ आपने देखा जो मोहनजोदड़ो में पुरोहित है, साल ओढ़ा हुआ है, दाढ़ी वाला है। तो इसमें क्या है? तिपतिया अलंकार मिला है। यानी जो साल था, हम लोग भी देखते हैं आजकल जो साल देखते हैं उसके कॉर्नर पे होता है, उसके बीच में डिजाइन क्या होता है? ये है क्या? तिपतिया अलंकार, यानी पत्तों का, फूल पत्तों वाला कुछ ऐसा अलंकार है, यानी सजाया हुआ का जो
कढ़ाई किया हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं तिब्बतिया अलंकार। ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मिट्टी के बर्तन, यानी इसका मतलब मिट्टी के बर्तन बनाए थे। क्या है? कुम्हार भी रहा होगा, यानी जो शिल्पकार जिसको हम लोग कहते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते थे, अर्थात वो क्या है, चाक का प्रयोग करना जानते होंगे। चाक क्या होता है? जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देखे होंगे उसको पता होगा, चाक के गोल क्या होता है, व्हील होता है, इसको यहाँ से घुमाया जाता है, यहाँ से, और इसमें मिट्टी रख करके क्या है, बर्तन का आकार दिया जाता है। तो चाक का प्रयोग करना वो लोग जानते थे, यानी कुम्हार लोग। ईंट भट्टों का प्रमाण मिला है। ईंट भट्टा क्या होता है? जहाँ पे कच्ची ईंटों को क्या करता है, पकाया जाता है, उसे कहते हैं ईंट भट्टा। और आपने देखा कि हड़प्पा वासी क्या है, हड़प्पा यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पके हुए ईंटों का इस्तेमाल करते थे, अर्थात ईंट भट्टा भी था, और ईंट भट्टा का प्रमाण भी मिला है। तो बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद है मापन के लिए लोग किस चीज का इस्तेमाल करते थे? मापने के लिए मापतोल का भी इस्तेमाल होता था। जब इतने विकसित था तो फुट और क्यूबिक का भी इस्तेमाल करते थे, यानी उसके पास इसका नॉलेज था। बाट के रूप में क्या था? घनाकार। घनाकार बाट क्या है? क्यूबिक बाट को, जिसके क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी इक्वल होता है, उसको क्या कहते हैं? घनाकार बाट का इस्तेमाल करते थे। बाट के लिए क्या है? निचले स्तर पर द्विभाजन प्रणाली का इस्तेमाल करते थे, वहीं पर ऊपरी स्तर पर दशमलव प्रणाली, अर्थात उस समय वो लोग दशमलव प्रणाली का ज्ञान था, तभी तो इसका इस्तेमाल करते थे। इसके बाद है हथियार के रूप में क्या था? हथियार में क्या? कुल्हाड़ी, आरा, खुरपा, छुरी, आरी, बर्छा, ये सब का इस्तेमाल वो लोग करते थे। ये सब क्या था? वो सारी जो आप देख रहे हैं हथियार है, ये सारे हथियार क्या है? या तो कृषि से संबंधित है, या ये जो है आपका बर्छा है, शिकार करने के लिए इसका इस्तेमाल करता होगा। बाद बाकी आप देखें, छुरी सब्जी उब्जी काटने के लिए, आरी है लकड़ी काटने के लिए, खुरपा जो खेती के लिए, आरा है बड़ा लकड़ी, कुल्हाड़ी भी लकड़ी काटने के लिए, ये सब हथियार का वो लोग इस्तेमाल करना जानते थे या करते थे। कोई भी हथियार इनमें से लोहे का नहीं था, क्योंकि वो लोग लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। उस समय क्या था, कांसा का इस्तेमाल ज्यादा होता था, टीन का, तांबा का, इसके मिला के मिश्र धातु का इस्तेमाल करते थे। लोहा का ज्ञान अभी भी हड़प्पा वासियों का नहीं था। इसके बाद है मूर्तियां में हम लोग देखेंगे, धातु, मिट्टी और पत्थर, इन सभी को मूर्तियां वो लोग प्राप्त हुए वहां से, तो सभी को जानते थे। धातु में क्या है? लुप्त मोम विधि एक तरह का विधि है, जिसके अनुसार क्या करते वो लोग जो मूर्ति बनाते थे। मिट्टी में क्या है? मानव और पशु का मिट्टी जो मूर्ति है दोनों मिला है, मानव और पशु। इसमें देखेंगे मानव की मूर्ति ठोस था और पशु की मूर्ति क्या थी? खोखली थी, यानी ठोस। ठोस मतलब क्या होता है? जो मूर्ति जब बनाता है उसके बीच भी क्या होता है? भीतर भी भरा हुआ रहता है और भारी होता है। ठोस मूर्ति आज भी जब हम लोग देखते हैं, जो जितने भी मानव की मूर्ति अर्थात जो मंदिर वगैरह में भगवान की मूर्ति है पत्थर की, सभी ठोस बना होता है, भीतर से खोखला नहीं होता है, उठाने पर भारी लगता है। हालांकि पत्थर तो भीतर से कैसे काट के खोखला करेगा। लेकिन मिट्टी का भी जब बनाते हैं, आप देखे होंगे जो काली पूजा है, दुर्गा पूजा है, उसमें जो हमारे जो देवियों की मूर्ति बनाया जाता है तो खोखला नहीं होता है, पूरा क्या होता है? भरा रहता है, इसलिए वो भारी लगता है। वहीं पर जब देखेंगे पशु का मूर्ति क्या होती है? खोखली होती है। आपने देखा होगा जो मिट्टी का जो बाजार में खिलौना बिकता है, तोता का या बैल का मूर्ति वगैरह कहीं मिलता होगा, देखेंगे खोखला होता है, हल्की होती है, ठोस मूर्ति प्राप्त नहीं होती है। तो ये उस समय भी प्रचलन में था और आज भी क्या है, इसी को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं चहुंद्रों में, चहुंद्रों में क्या मिला है? इक्का गाड़ी मिला है, कांसे की बैलगाड़ी मिला है, कहाँ पे? चहुंद्रो। उसके बाद दैमाबाद, दैमाबाद में कांसे का रथ मिला है, यहाँ पे इक्का गाड़ी मिला है और कांसे की बैलगाड़ी मिला है, कहाँ से? चहुंद्रो से। जबकि कांसे का जो रथ है वो दैमाबाद से मिला है। मुद्रा क्या है? सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु, मुद्रा पे एक श्रृंगी पशु। एक श्रृंगी पशु मतलब एक पशु है जिसके माथे पे क्या है? एक सिंह था। एक पशु के माथे पे क्या है? एक सिंह रहता है, तो उसको कहते हैं एक श्रृंगी पशु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न। जिसे क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न। तो एक श्रृंगी पशु ज्यादातर क्या है, जो मुद्रा में मिला है। मोहनजोदड़ो में क्या है? जो मुहर पे, मोहनजोदड़ो के मुहर पे पशुपति शिव, इसका क्या है? प्रमाण मिला है। उसके मुहर पे चित्र मिला है, यानी वो लोग शिव का पूजा करते थे, उनके बारे में पहले से नॉलेज था। इसके बाद वो लोग शतरंज के भी ज्ञाता थे, यानी शतरंज का खेल करते थे मनोरंजन के लिए, यानी इसका भी प्रमाण मिला है। कहाँ से? धार्मिक जीवन के बारे में तो जानते हैं, जो हड़प्पा वासी थे उर्वरा देवी की पूजा करते थे, यानी शक्ति के लिए उर्वरा देवी। उर्वरा यानी हड़प्पा में क्या है, इसका मूर्ति प्राप्त हुआ है, यानी एक लेडी है, हाँ, जो मूर्ति है जो लेटी हुई है उसके पेट से क्या है? पेड़ निकला, उसको कहते हैं उर्वरा देवी। कालीबंगा में लिंग पूजा का प्रमाण क्या है?
मिला है। यानी वो लोग क्या थे, धार्मिक थे, पूजा पाठ में विश्वास करते थे, वृक्ष पूजा करते थे, नीम और पीपल का। हम लोग तो आज भी करते हैं, आज भी हम लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, धागा बांधते हैं, बहुत सारा चीजें अनुष्ठान है। तो वृक्ष पूजा वो लोग भी करते थे। अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका फायर जो फायर अल्टर जो कहते हैं, कालीबंगा में, लोथल में इसका मिला है। अग्नि वेदिका यानी हवन वगैरह वो लोग क्या करते थे हवन, यानी अग्निकुंड, अग्नि वेदिका भी मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह मोहनजोदड़ो से मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह, जो स्वास्तिक जो है इसका चिन्ह कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वास्तिक है, अग्नि वेदिका है, देखिए कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यानी धार्मिक जीवन में, यानी धर्म में वो लोग विश्वास रखते थे, ईश्वर के पूजा पाठ में लोग विश्वास रखते थे। समाधान के बारे में है, जो अंत्येष्टि के बारे में, दाह संस्कार भी करते थे, आंशिक समाधान भी था, पूर्ण समाधान भी था। तो दाह संस्कार यानी जलाना, आज भी हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं मरने के बाद। आंशिक समाधान यानी आंशिक जला के फिर दफनाते हैं, आंशिक दफनाना, या पूर्ण एकदम अंदर में दफना दिया जाता है। तीनों तरह के क्या है कर लेते हैं। आंशिक में क्या होता है, कुछ जगह पे आज भी ऐसे होता है, जैसे जो आदमी जब मर जाता है, कुछ धर्म ऐसा है, उसको ले जा करके रख देते हैं कुछ ऊंचे जगह पे। जब कुछ दिन में पक्षी वगैरह उसको खा लेता है, तो बचे खुचे बाघ को फिर से क्या करते हैं, दबा देते हैं मिट्टी में, उसको कहते हैं आंशिक समाधान। यानी आधा ऊपर खत्म हो गया, फिर आधा को जो है मिट्टी में दबा दिया। पूर्ण समाधान मतलब पूरी तरह से क्या क्या उसको मिट्टी में दफना देते हैं। हड़प्पा में क्या है, विदेशी लोगों के दफनाने का साक्ष्य मिला है। अब जो इतने हजार साल पहले वो लोग जो मरा था, देसी है कि विदेशी है, कैसे पता चलेगा। तो ऐसा माना जाता है कि जो कुछ जो सब मिले हैं वहां से, उसमें क्या है कि लकड़ी के बक्से में अच्छी तरह से क्या है उसको पैक करके अंदर डाला गया था, जबकि जितने भी सब प्राप्त हुए हैं सब क्या है, खुला हुआ था। ऐसा माना जाता है कि शायद तो धनी लोग रहा होगा, या विशेष लोग, या कोई राजा लोग रहे होंगे जो विदेश से आए होंगे, जिसको इतना इज्जत दिया गया होगा, इसीलिए इसको कहा गया है कि विदेशी लोग को दफना के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वहीं पे रोपर एक जगह है, रोपर में क्या है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। यानी इसका प्रमाण मिला है, मालिक के हड्डी के साथ कुत्ते का हड्डी मिलना, वो भी समाधान में यानी नीचे। तो इसका अर्थ क्या है कि मालिक को शायद कुत्ता बहुत पसंद होगा, और वो लोग मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास करते होंगे। अर्थात जिस तरह से जो पिरामिड वगैरह में दफनाया जाता था राजा को, राजा को मरने के बाद उसका जो खाने पीने के सामान, प्रिय वस्तु वगैरह सारा चीज रख के उसको दफनाया जाता था। यहाँ पे वैसा प्रमाण मिला, यानी मालिक के साथ कुत्ते को दफनाना, अर्थात उसका कुत्ता प्रिय होगा, इसीलिए मृत्यु के बाद के जीवन के कुत्ता को भी साथ में भेज दिया, यानी तुम भी अंदर चले जाओ। तो ये क्या है, रोपर में ऐसा प्रमाण मिलता है। इसके बाद देखते हैं कि ये सभ्यता क्या था, बहुत विकसित था अपने आसपास, अपने अगल दुनिया का। दुनिया में जितने भी सभ्यता की बात करते हैं, सबसे ज्यादा विकसित क्या था, हड़प्पा सभ्यता उस समय था। और जब इतनी विकसित थी, तो फिर इसका पतन कैसे हुआ, समाप्त कैसे हो गया, इसमें भी क्या है, दुविधा है और संशय है, क्योंकि अलग अलग लोगों का क्या है, अलग अलग मानना है। तो हम देखते हैं जो कुछ लोग क्या मानते हैं, जो आर्यों का आक्रमण हुआ, कुछ लोग मानते हैं कि हड़प्पावासी आर्यन थे, उसके बाद फिर बोलते हैं जो आर्यों का आक्रमण हुआ, यानी वैदिक लोग थे वो आर्यन थे। तो ऐसा कौन मारते हैं, मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर और क्या है, और चाइल्ड, तो गार्डन चाइल्ड है, गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर मानते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ, आर्यों का आक्रमण के कारण क्या यहाँ के लोगों को मार दिया गया होगा, इसलिए इतने सारे क्या है सब प्राप्त होते हैं, क्योंकि हड़प्पा में एक जगह से 38 सब एक ही जगह से प्राप्त हुआ, ऐसा भी मानना है। उसके बाद जब पारिस्थितिक विक्षोभ हो सकता है या जलवायु परिवर्तन हो सकता है, आर्यन स्टाइन कहते हैं कि क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन हो गया होगा, जिससे सूखा पड़ गया होगा, खेती बाड़ी नहीं होता होगा, नदी भी सूख गया होगा, तो लोग क्या है उस इलाका को छोड़कर दूसरी जगह चले गए होंगे। ऐसा भी, या बहुत सारे लोग क्या है मर गए होंगे। आज भी हम देखते हैं कि बहुत जगह पे अब भी के स्थिति में, जो साउथ अफ्रीका वगैरह में बहुत सारा कंट्री ऐसा है, बहुत ऐसा है जिसमें क्या है अकाल पड़ जाता है, लोग भूखे मर रहे हैं, पशु पक्षी क्या होता है भूखे मरते हैं। टीवी पे आप भी देखते होंगे, मोबाइल में दिखाई पड़ता होगा। हो सकता है उस समय ऐसा हुआ हो, ऐसा अनुमान है, एक्यूरेट क्या है, सही क्या है, अभी किसी को पता नहीं है। इसके बाद क्या, ज्यादातर लोग क्या मानते हैं, बाढ़ को मानते हैं, कि चूंकि ये क्या है नदी घाटी सभ्यता थी, और उस समय ऐसा कोई बांध वगैरह नहीं बना होगा, और नदी क्या है अपना जो
रास्ता है, अपना मार्ग बदलता रहता है। हो सकता है उसमें क्या है, बाढ़ आया होगा, जैसे मैके है, लैम्ब्रिक है, राइट डेल्स है, सर्वाधिक लोगों द्वारा यही मान्य है, बाढ़ में क्या है पूरा बढ़कर बह करके सब चला गया होगा, ज्यादातर लोग मर गए होंगे, इसलिए उसे छोड़ के चले गए, इसलिए पूरी सभ्यता के विनाश एक साथ हो गया होगा, क्योंकि बाढ़ ऐसा कर सकता है, एक साथ पूरे इलाका को तबाह कर सकता है। आज भी आज बाढ़ आने पे क्या है, आज भी इतना विकसित होने के बाद भी भारत में जब बाढ़ आता है बिहार वगैरह में, तो पूरा तबाह कर देता है, लोग उससे नहीं बच पाते हैं। तो उस समय क्या रहा, जबकि कोई व्यवस्था नहीं था। इसके बाद देखते हैं कि भूकंप, जबकि कालीबंगा में भूकंप का क्या है प्रमाण मिला है, तो भूकंप भी एक कारण हो सकता है। ये सारे चीज जो है ये उसके पतन के कारण को दर्शाता है कि इन सब कारणों से हो सकता है। लेकिन एक्यूरेट क्या है किसी को पता नहीं, ज्यादातर लोग क्या मानते हैं, बाढ़ के कारण ही क्या है इस सभ्यता का अंत हुआ। तो आपने देखा ये क्या था, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है नोट्स है, जो छांट छांट करके लाए हैं। इससे आप देखिएगा, इसको आप नोट्स को पढ़ेंगे तो जरूर है कि आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और आसानी से अपने प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। धन्यवाद।